हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट है एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस ऑफ सिम्टम इज़ द आर्टिस्टिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द कॉज of the individual disease and resolving the case into common and uncommon symptoms। तो एनालिसिस का मतलब ही क्या है? इट इज़ एन आर्टिस्टिक मेथड। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? आर्टिस्टिक मेथड ऑफ फाइंडिंग द कॉज ऑफ द डिजीज। इट इज़ artistic method of finding the cause of the individual disease and resolving the case into common and uncommon symptoms। तो common symptoms को अलग कर दो, uncommon symptoms को अलग कर दो, इसी को हम कहते हैं एनालिसिस। इट इज़ एन आर्टिस्टिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिजीज एंड रिजॉल्विंग द केस इनटू कॉमन एंड अनकॉमन सिम्टम्स। एनालिसिस कर दिया। द कलेक्शन ऑफ द डेटा विल सप्लाई द कॉज ऑफ द डिजीज़। जितना हम उसका टोटालिटी ऑफ सिम्टम लेंगे, जितना ज़्यादा कलेक्ट कर पाएंगे डेटा को बाय आस्किंग द पेशेंट ड्यूरिंग केस टेकिंग, उतना ही हमें पता चलेगा इसका कॉज ऑफ द डिजीज़ क्या है, मेन रूट ऑफ द डिजीज़ क्या है। एनालिसिस इज़ द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द न्यूमेरिकल टोटालिटी इनटू डिफरेंट कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर हायरार्की। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नॉट अ मैकेनिकल डिविजन बट एन आर्टिस्टिक एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक एंड फैक्ट। दिस एनालिसिस इज आर्टिस्टिक एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। अपना खुद का दिमाग यूज़ करते हैं, लॉजिक और फैक्ट, कि ये वाला पॉइंट तो जनरल सिम्टम है और ये वाला पॉइंट जो है वो अनकॉमन है इस पेशेंट में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक प्रोसेस है ये और इट रिक्वायर्स लॉजिक एंड फैक्ट। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द रिएक्शन ऑफ द पेशेंट टू द सराउंडिंग environment। We are discovering the reaction, how the patient react to the surrounding environment। Analysis of the case at end must provide the cause and effect of the patient suffering to the physician। Analysis should help the physician in collecting the following data। जब हम एनालिसिस करते हैं किसी भी केस का तो हमें क्या पता चलता है? कॉजेशन ऑफ द सफरिंग, कॉजेशन ऑफ द डिजीज़। सेकेंड, पेशेंट की एक्चुअल फिजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी पता चलती है हमें एनालिसिस करके। उसके बाद उसके रेयर, पेक्यूलियर, स्ट्राइकिंग सिम्टम्स पता चलते हैं, मोडालिटीज़ पता चलती है हमें। ठीक है, सर्कमस्टांसेस हमें पता चलते हैं कि जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं तो हमें उसके बारे में भी पता चलता है। सर्कमस्टांसेस पता चलता है थ्रू विच द पेशेंट हैड पास थ्रू एंड रीच द प्रेजेंट साइको फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, मतलब क्या क्या चीज़ें हुई जिस इस हालत में पहुंचने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। द सर्कमस्टांसेस थ्रू विच द पेशेंट हैड पास्ड थ्रू एंड रीच द प्रेजेंट साइको फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जनरल मोडालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक, पर्टिकुलर्स, रेयर, पेक्यूलियर, स्ट्राइकिंग सिम्टम्स पता चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता चलती है। इन एफोरिज्म नंबर 5 एक्सप्लेन्स that the exciting cause in acute disease and the fundamental cause in chronic disease, the most significant one to find out during case taking। So during case taking, if it is a acute disease, we have to find exciting cause, and अगर chronic disease है तो we have to find fundamental cause। Prescribing on the basis of the cause of disease is also an intelligent step in homeopathic management of case। Example, ailments from disappointed love, financial loss, prolonged suppression of anger, emotion। If the reliable cause is not available, the physician directly sort out the symptom into common and uncommon। This common help him in the nosological diagnosis and general management of the disease। Uncommon symptoms individualize the case, help in homeopathic prescription। Homeopath has to remember always that which seemingly confuses the case is the actual thing that furnishes the clue to its solution। Example, तो मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इतना लेना है कि अगर हमें सिर्फ कॉमन सिम्टम्स ही मिल रहे हैं तो हम इससे हमें क्या आइडिया मिलेगा? नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस हो जाएगी ऑफ द डिजीज़ का, और जनरल हम केयर कर सकते हैं, जनरल मेजरमेंट ले सकते हैं टूवर्ड्स केयर। और अगर अनकॉमन सिम्टम्स भी मिलते हैं तो हम वहाँ पे इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंड, एनालिसिस ऑफ द केस डिमांड्स मोर पेशेंट एंड टाइम ऑफ द फिजिशियन। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, फिजिशियन का लेबोरियस प्रोसेस है ये। ठीक है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन होम्योपैथी। इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स की डेफिनेशन देखें। इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम इज प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग द सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एंड प्रायोरिटी इन ऑर्डर टू इंडिविजुअलाइज द पेशेंट सो दैट द फिजिशियन कैन मैच इट विद द ड्रग सिम्टम्स एंड सेलेक्ट द सिमिलम रेमेडी। सो सिंपल सी डेफिनेशन है इवैल्यूएशन की। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग द सिम्टम्स। वी आर ग्रेडिंग द सिम्टम्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग द सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू and priority in order to individualize the patient so that the physician can match them with the drug symptom and select the minimum
रेमेडी. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स. ठीक है. उसके बाद वंस द केस टेकिंग इज़ ओवर द फिजिशियन फाइंड हिमसेल्फ इन द एक्यूमुलेटेड मास ऑफ सिम्टम्स. जब केस टेकिंग ले लेते तो बहुत सारे सिम्टम्स हमारे पास आ जाते हैं. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे इन सिम्टम्स का. किसके अकॉर्डिंग, उस सिम्टम की वैल्यू और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, इन ऑर्डर टू इंडिविजुअलाइज द पेशेंट, ताकि हम सिमिलम रेमेडी सेलेक्ट करके दे सकें उस पेशेंट को. ठीक है. बाय मैचिंग दी ड्रग सिम्टम्स. तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, the evaluation of symptoms have to be done according to the accepted terms and condition advocated by the pioneers. Dr. Kent recommended a method which will be useful in Kent repertory. Dr. Bonig Hussain recommend one evaluation process which is helpful in sorting out the case with the help of repertory. Every homeopath has to strictly adhere to these rules and guidelines in order to make the best use of each repertory. तो यहाँ पे different pioneers, homeopathic pioneers ने अपनी बताया है, methods बताए हैं. केंट ने अपना मेथड बताया, बोनिक हुसैन ने अपना मेथड बताया है इन एवेलुएटिंग द सिम्टम्स. ठीक है. तो हैनिमन एवेलुएशन ऑफ सिम्टम्स सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद केंट एवेलुएशन ऑफ सिम्टम देखेंगे. ठीक है. और फिर हम देखेंगे ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू केंट, और लास्ट देखेंगे बोनिक हुसैन एवेलुएशन. ठीक है. फिर चैप्टर ख़त्म है. तो बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर हैनिमन ने क्या बताया है इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स के बारे में, कैसे ग्रेड करना है. तो इन एफोरिज्म नंबर 153, इन द सर्च ऑफ अ होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी द मोर स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन, पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द केस ऑफ डिजीज आर चीफली एंड मोस्ट सोलली टू बी केप्ट इन व्यू, फॉर इट इज़ मोर पर्टिकुलरली दीज दैट आर वेरी सिमिलर वन इन द लिस्ट ऑफ सिम्टम्स ऑफ द selected medicines. It must correspond to more general undefined symptoms like loss of appetite, headache, debility, restless sleep, discomfort and so forth demand but little attention. ठीक है. तो जनरल सिम्टम्स को हमें इतना वो नहीं करना है, कंसिडर नहीं करना है. वी हैव टू मेनली फोकस ऑन अनकॉमन, पेक्यूलियर, मोस्ट स्ट्राइकिंग, सिंगुलर सिम्टम्स ऑफ द केस. ठीक है. तो यहाँ पे डॉक्टर हैनिमन ब्रॉडली क्लासिफाइड symptoms into two types: general symptoms and uncommon symptoms. General symptoms, these symptoms are common to many diseases as well as many medicines. These symptoms are common to many diseases as well as many medicines. These general symptoms of Henneman are the common symptoms of the Kent. ठीक है. एग्जाम्पल जनरल सिम्टम्स के लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, डेबिलिटी, रेस्टलेस स्लीप, डिस्कम्फर्ट, फीवर. This is the example of general symptoms. They do not bear any importance in homeopathic prescribing. यहाँ पे ये सब क्यों important होता है? सिर्फ और सिर्फ नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ के लिए एंड फॉर द जनरल मैनेजमेंट ऑफ द केस. ठीक है. जनरल सिम्टम. अनकॉमन सिम्टम्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन. दीज सिम्टम्स विच आर अनएक्सप्लेनेबल आइदर और ऑन पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ग्राउंड्स. ठीक है. ऐसे अनकॉमन सिम्टम्स जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लेनेबल हैं in either physiological or pathological ground and they are very peculiar to the patient alone. ऐसे symptoms को हम क्या कहते हैं? uncommon symptoms, जो एकदम unexplainable हो. ठीक है. either pathological or physiological. These are found in few patient and in few provers. बहुत few patient few provers में देखने को मिलता है and they are very very valuable for homeopathic prescription. Example क्या है? burning pain. burning pain हो रहा है सोचो and the patient is relieved by hot or heat application. Then this patient is arsenic. We think of arsenic. ठीक है. So this is one of the uncommon symptom of arsenic patient. ऐसा और भी बहुत सारी medicines में है. ठीक है. fever without thirst. fever में almost सबको हम सबको प्यास लगती है. But if any patient is thirstless during fever, तो बहुत सारी medicines में है. एपिस में भी है. ठीक है. बहुत सारी medicines में है. तो fever without thirst भी uncommon symptom है. coryza relieved by cold bath. कोराइजा सोचो कोल्ड एंड कफ हो रखा है एंड इट इज़ रिलीव्ड बाय कोल्ड बाथ. दिस इज़ वेरी पेक्यूलर सिम्टम, अनकॉमन सिम्टम्स. तो हैनिमन इवैल्यूएशन इज़ अ लेबोरियस एंड cumbersome process. It is a very laborious, time-taking process. Every symptom has to be arranged manually and refer to the materia medica at every step to arrive at simillimum. Hence, in the footnote to 148, Dr. Henneman said this laborious, sometimes very very laborious search for and selection of homeopathic remedy most suitable in every respect to each morbid state is an operation which
notwithstanding all the admirable book for facilitating it, still demand the study of original source themselves. That medicine which cover the most uncommon symptoms of the patient is the indicated remedy. Though Hahnemann evaluation is not practiced today, as it is all other methods are originated by the Hahnemann process only. तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि इनका जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा लेबोरियस है, बहुत ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस है, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है. हम इसमें क्या करते हैं कि वी हैव टू अरेंज द सिम्टम्स मैनुअली एंड वी हैव टू रेफर द मटीरियल मेडिका एट ईच स्टेप टू अराइव एट द सिमिलम मेडिसिन एंड वी हैव टू कंसिडर अनकॉमन पेक्यूलर सिम्टम्स एज द सोल गाइड फॉर प्रिस्क्राइबिंग होम्योपैथिक मेडिसिन. ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम. किसने दिया? डॉक्टर हैनीमन ने. डॉक्टर हैनीमन ने कहाँ पे मेंशन किया गया है? एफोरिज्म नंबर 153 में और एफोरिज्म नंबर फुटनोट ऑफ एफोरिज्म नंबर 148 में ये मेंशन्ड है डॉक्टर हैनीमन के. अब पढ़ते हैं हम केंट के इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स. ये अलग से भी 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं. डॉक्टर केंट ने अपने लेक्चर नंबर 32 और 33 में बताया है इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स के बारे में. क्या बताया है? केंट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑन. ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है केंट मेथड का इवैल्यूएशन सिम्टम्स. ठीक है, तो केंट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज प्रैक्टिकल, मोस्ट वाइडली यूज्ड वन. केंट रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन टू मेयर मैचिंग ऑफ डिजीज पर्सनालिटी टू ड्रग पर्सनालिटी. तो यहाँ पे हम ये क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ उसकी डिजीज पर्सनालिटी को मैच करना है ड्रग की पर्सनालिटी से. ठीक है, Kent had a view that the medicine which covered the mental symptom of the patient supported primarily by the physical general and secondarily by particular will be the suitable remedy. तो डॉक्टर केंट ने क्या बोला है? ऐसी मेडिसिन जो कि कवर करेगी मेंटल सिम्टम ऑफ द पेशेंट और फिजिकल जनरल भी और उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स कुछ कवर करेगी. तो ऐसी जो मेडिसिन आएगी हमारे होम्योपैथिक सिमिलम मेडिसिन होगी उस पेशेंट के लिए. ठीक है, द मेडिसिन विच कवर द मेंटल सिम्टम ऑफ द पेशेंट सपोर्टेड प्राइमरीली बाय फिजिकल जनरल भी कवर करेगी एंड पर्टिकुलर सिम्टम्स भी कवर करेगी. दैट मेडिसिन इज द सुटेबल रेमेडी. The more the medicine symptoms individualizes the patient personal feature, the higher the place it occupied in evaluation because it characterizes the individuality of the disease person. ठीक है, the true homeopathic prescription cannot be made on pathology. हमें पैथोलॉजी के बेसिस पे नहीं बनाना है होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, बिकॉज प्रूविंग्स हैव नेवर बीन पुश्ड इन दैट डायरेक्शन. हमारी ड्रग प्रूविंग भी उस पर नहीं हुई है, पैथोलॉजिकल बेसिस पे नहीं हुई है. नो मैन हु इज़ ओनली कन्वर्जेंट विद मॉर्बिड एनाटमी एंड पैथोग्नोमिक सिम्टम्स कैन मेक होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन. पैथोग्नोमिक सिम्टम्स के बेसिस पे हमें नहीं बनाना है. सिंपल चीज़ ये लिखी है. टू अराइव एट द डिजीज पर्सनालिटी डॉक्टर केंट हैड ग्रुप टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इन 3 हेडिंग. तो डॉक्टर केंट ने क्या बताया है अपने लेक्चर नंबर 32 और 33 में कि हमें क्या करना है? ड्रग पर्सनालिटी को डिजीज़ पर्सनालिटी से मैच करना है, मेंटल सिम्टम्स कवर करने हैं, फिजिकल जनरल कवर करने हैं और पर्टिकुलर सिम्टम्स कवर करने हैं पेशेंट के. जो ज़्यादा मैच करेगा वही वाली उसकी मेडिसिन होगी. ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि डिजीज़ पर्सनालिटी हम कैसे समझें कि उसकी डिजीज़ पर्सनालिटी कैसी है. तो हमें 3 हेडिंग्स में पढ़ना है. जनरल सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स और पर्टिकुलर सिम्टम्स. जनरल सिम्टम्स जो सारी डिजीज़ में कॉमन होती है. ठीक है, देखते हैं एक सेकेंड. तो केंट के जनरल सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स और पर्टिकुलर सिम्टम्स देखेंगे. ठीक है, तो जनरल सिम्टम्स में क्या है? केंट जनरल आर दोज विच परटेन टू द पेशेंट एज अ होल एंड विच द पेशेंट रिलेट टू हिज पर्सनालिटी एज अ होल. जनरल मतलब एज अ होल. ठीक है, ही यूजेज द फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन आई टू एक्सप्रेस दिस सिम्टम्स. तो जनरल सिम्टम्स मतलब ऐसे सिम्टम्स जहाँ पे पर्सन कहता है मेरा. ठीक है, आई यूज़ करता है, माई यूज़ करता है. दैट सिम्टम इज़ नोन एज जनरल सिम्टम विच परटेन टू द पेशेंट एज अ होल. ठीक है, ही यूजेज द फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन आई टू एक्सप्रेस दिस सिम्टम. Kent's general are very very important in homeopathic prescription because they relate to the inner self. I मतलब द पेशेंट का जो भी ये XYZ सिम्टम है, इट इज़ रिलेटिंग टू द इनर सेल्फ ऑफ द पेशेंट. दैट इज़ वाई दिस जनरल सिम्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन. तो ये मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल 2 टाइप का हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है. कैंट जनरल आर दोज विच परटेन टू द पेशेंट एज अ होल एंड विच the patient uses the first personal pronoun I to express the symptoms. Kent general are very important in homeopathic prescription because they relate to inner self.
For example, I am weak, I dreamt last week, I am thirsty. Identifying the Kent's general. All the symptoms predictive of the patient's self are considered as general symptoms. Patient desire and aversions are related to the man, not to his organ, because they are considered as general symptoms. तो patient की जो desire होती है, जो aversion होते हैं, जो patient की dream होती है, ठीक है, तो और जो patient related, the complaint related to menstruation in females, they are also considered as general symptoms. ठीक है, Dr. Kent says menstruation so closely relate to the whole woman that it becomes a general symptoms. General symptoms occupy the highest position in the evaluation of Kent. The things that are general are the first in importance. ठीक है, तो general symptoms जो हैं वो बहुत highest position को occupy करते हैं. ठीक है, the things that are general are the first in importance. General symptoms occupy the highest position in evaluation of the Kent. General symptoms can be broadly classified into two groups, mental general and physical generals. तो यहाँ पे simple क्या लिखा था? General symptoms किस किस चीज़ों को consider करना है हमें? पेशेंट की डिज़ायर, एवर्शन, ड्रीम्स को, मेंस्ट्रुएशन को, और इन सारे जनरल सिम्टम्स को हाईएस्ट पोजीशन पे रखना है. एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. जनरल सिम्टम्स मेंटल जनरल, जिसमें विल, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्ट आता है. ठीक है, विल, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्ट आता है. और पर्टिकुलर सिम्टम्स में क्या है? फिजिकल जनरल्स में क्या है? फिजिकल डिज़ायर, एवर्जन, reaction of the person as a whole to external environment, specific periodicity of symptoms, reaction of patient body as a whole to physical actions, general subjective symptoms, complaints related to side of the body, symptoms related to special senses, general pathological condition, physical discharges. ये सब जो हैं वो क्या है? फिजिकल जनरल है. तो ये अलग से 5 मार्क्स में पूछते हैं. ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे. चलो, मेंटल जनरल्स क्या होता है? तो बिकॉज द मेंटल सिम्टम्स जो हैं इट कैरेक्टराइज द इनर सेल्फ ऑफ द और द पर्सनैलिटी ऑफ द पेशेंट, दस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मेंटल जनरल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनर सेल्फ और पर्सनैलिटी ऑफ द पेशेंट को समझने में. ठीक है, दे माइंड रिफ्लेक्ट द मैन. ठीक है, तो असरटेनिंग द ट्रू मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग केस टेकिंग requires very special skill. Only those mental symptoms that are peculiar, strange, rare help in differentiating one person from the another. तो mental में भी तुम्हें simple वाला mental नहीं लेना है कि sadness हो रही है और ये हो रहा है, restless हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं लेनी. mental में भी बहुत ज़्यादा peculiar, strange और जो बहुत uncommon है वही symptoms लेने हैं mental generals में. mental generals they are further classified into 3 groups: will, understanding और intellect. ठीक है, तो will क्या होता है? विल का मतलब, विल के अंदर इंक्लूडेड होती है लोकेसिटी, वीपिंग, डिप्रेशन, सस्पिशन, जेलसी, लव, हेट, मेंटल इमोशन, लेसीवियसनेस, सेक्सुअल परवर्जन, ग्रीड, सुसाइडल, होमिसाइडल टेंडेंसी, डिज़ायर, एवर्जन, ये सब जो है वो विल है. अंडरस्टैंडिंग मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग ख़राब होगी, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ सेंसेस, ये सब अंडरस्टैंडिंग है. इंटेलेक्ट में क्या होता है? उसका कंसंट्रेशन कितना कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है, मेमोरी, तो कंसंट्रेशन, कॉम्प्रीहेंशन और मेमोरी आती है. और विल के अंदर क्या आ रहा है बेटा? विल के अंदर आती है लव, हेट, इमोशंस, मेंटल इमोशंस, सेक्सुअल परवर्शंस, लेसीवियसनेस, ग्रीड, ड्रीम, सुसाइडल, होमिसाइडल टेंडेंसी, डिज़ायर, अवर्जन, जेलेसी, सस्पिशन, डिप्रेशन, लोकेसिटी, वीपिंग, लाफिंग, इम्पेशेंस, कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें, कॉन्साइंसियसनेस. अंडरस्टैंडिंग मतलब ख़राब हो गई तो इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ सेंसेस. और इंटेलेक्ट में क्या आएगा? कंसंट्रेशन, कॉम्प्रीहेंड में दिक्कत और मेमोरी एट्सेट्रा. ये सब एग्जाम्पल दिए हैं. तो मेंटल जनरल क्लियर हो गया. मेंटल जनरल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपाई द हाईएस्ट डिग्री. ठीक है, हाईएस्ट ग्रेडिंग इसमें देंगे इन सेलेक्शन ऑफ द रेमेडी. विल, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्ट. नाउ फिजिकल जनरल में क्या है? दो सिम्टम्स दैट आर रेफरिंग टू द फिजिकल बॉडी एज अ होल एंड नॉट टू द सिम्टम ऑफ 1 or 2 एनाटॉमिकल ऑर्गन. ऐसे सिम्टम्स दैट आर रेफरिंग टू दी फिजिकल बॉडी एज अ होल, जैसे मुझे इस चीज़ की डिज़ायर है, नॉट मेरे ऑर्गन को इस चीज़ की डिज़ायर है. ठीक है,
तो ऐसी ऐसी सिम्टम्स जो हैं विच आर रिलेटिंग टू द फिजिकल बॉडी एज अ होल एंड नॉट द सिम्टम ऑफ 1 or 2 एनाटोमिकल ऑर्गन, दे आर कंसिडर्ड एज फिजिकल जनरल। तो फिजिकल जनरल्स में क्या क्या आता है? फिजिकल डिज़ायर एंड एवर्शंस। एग्जाम्पल, एनी सेक्शुअल डिस्टर्बेंसेज, लव, हेट इन सेक्स, एपेटाइट, थर्स्ट, desire, aversion to food substance, clothing, environment either too cold or hot। तो environment, thirst, appetite, aversion, desires, ये सारी चीज़ें जो हैं वो physical general में हैं। सेकेंड है reaction of the person as a whole to external environment। example, reaction of the person as a whole to heat, to cold, to bathing, external pressure, touch, rubbing, jarring, defecation, weather से reaction कैसा है उसका, थंडरस्टॉर्म से कैसा है, एट्सेट्रा। ठीक है। स्पेसिफिक पीरियोडिसिटी ऑफ सिम्टम्स इन रिलेशन टू टाइम, मंथ, सीजन। तो कुछ स्पेसिफिक पीरियोडिसिटी देखने को मिल रही है क्या पेशेंट के अंदर, तो वो भी उसका फिजिकल जनरल सिम्टम है। रिएक्शन ऑफ द पेशेंट बॉडी एज अ होल टू फिजिकल एक्शंस, जैसे कि एग्रावेशन, एमलरेशन बाय मोशन और रेस्ट। तो उसके बॉडी का रिएक्शन क्या है? बाय फिजिकल एक्शन। ठीक है। कंप्लेन्स रिलेटेड टू द साइड ऑफ द बॉडी, कंप्लेन्स रिलेटेड आइदर टू राइट साइड और लेफ्ट साइड, कौन सी साइड ज़्यादा अफेक्टेड होती है, ऑल्टरनेटिंग साइड्स एंड चेंजेबिलिटी फ्रॉम वन साइड टू अनदर, विच साइड ऑफ द बॉडी इज मोर अफेक्टेड, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फिजिकल जनरल। नेक्स्ट, जनरल सब्जेक्टिव सेंसेशंस, जो उसकी सब्जेक्टिव सेंसेशंस हैं, स्टिचिंग है, क्या है, स्टिचिंग, बर्निंग, थ्रॉबिंग, lancinating pain all over the body, this is also considered as physical general. General pathological conditions like edema, anemia, atrophy, general discoloration, and also physical discharges like perspiration, menstruation, that are not related to any part or any particular part of the body, they all are considered as physical general of the patient। ठीक है। Now ये पहला सिम्टम्स हुआ केंट का। पहला सिम्टम क्या है? जनरल सिम्टम, मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कॉमन सिम्टम। क्या होता है कॉमन सिम्टम? जो हैनीमन का, जो डॉक्टर हैनीमन का जनरल सिम्टम है, वही केंट का कॉमन सिम्टम है। ठीक है। दे आर वेरी नॉट हेल्पफुल इन इंडिविजुअलाइजिंग द पेशेंट। ठीक है। These symptoms are very common to many diseases and to proving of many drugs. They appear in many prover during drug proving. They are not helpful in individualizing the patient. Example, dragging pain in the bowel is the common symptom of prolapse of uterus. In prolapse of uterus सारी की सारी females को कैसा पेन होता है? ड्रैगिंग पेन होता है। This is a very common symptom. This is not helpful in homeopathic prescription. नेक्स्ट सिम्टम है पर्टिकुलर सिम्टम कैंट का। पर्टिकुलर सिम्टम्स में क्या होता है? पर्टिकुलर सिम्टम्स आर दोज symptoms are those symptoms which the patient relate to his particular anatomical part of the body, कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ठीक है। मेरे, अच्छा, माई जो वर्ड है ना वो उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स के लिए है, और आई जो वर्ड है वो उसके मेन जनरल सिम्टम के लिए है। ठीक है। आई और माई क्या है? पर्टिकुलर सिम्टम्स के लिए एक्सप्रेस करते हैं पेशेंट। तो माई लेग इज एकिंग, माई स्टमक इज बर्निंग, माई थ्रोट इज इचिंग, दिस इज पर्टिकुलर सिम्टम। अ पर्टिकुलर एनाटॉमिकल ऑर्गन इज अफेक्टेड। Particular can be graded according to their importance in hierarchy of evaluation. High grade particular, second grade particular and third grade particular. तो high grade particular में क्या है? Those symptoms which are rare and unusual, fever without thirst, inflammation without pain, itching without eruption, these are high grade particular. ठीक है। वेरी हाई ग्रेड पर्टिकुलर। सेकेंड ग्रेड पर्टिकुलर में पर्टिकुलर सिम्टम्स विद स्पेसिफिक मार्क्ड मोडालिटीज़ अगर मार्क्ड मिल रही है तो ये सेकेंड ग्रेड इंपॉर्टेंट है। थर्ड ग्रेड में क्या है? कॉमन सिम्टम्स दैट आर रिलेटिंग टू सम डिजीजेस को रिलेट कर रही हैं, दिस इज थर्ड ग्रेड पर्टिकुलर सिम्टम्स। ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाई ग्रेड पर्टिकुलर, मतलब एकदम रेयर और अनयूजुअल। ईचिंग इज गोइंग ऑन विदाउट एनी इरप्शन, ईचिंग बहुत हो रही है, तो दिस इज़ वेरी पेक्यूलियर, हाई ग्रेड पर्टिकुलर है ये। ठीक है। हाई ग्रेड देंगे। सेकेंड ग्रेड में अगर मोडालिटीज़ पेक्यूलियर मिल रही है तो सेकेंड ग्रेड दे देंगे। थर्ड ग्रेड में कॉमन सिम्टम्स दैट आर रिलेटिंग टू सम डिजीजेस, that is third grade. They help in diagnosis the disease and not in prescription. This also help in diagnosis of the disease and not in prescription.
Out of these common symptoms, again, the alternating symptoms or alternating disease find high place in evaluation. Alternating symptoms जो आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. Point to be remembered while evaluating the symptom by Dr. Kent. क्या कहते हैं Dr. Kent? If one particular symptom is seen in more than 2 parts of the body, अगर वन पर्टिकुलर सिम्टम जो है अगर हमें मोर देन 2 पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब मेरे पैर में भी स्टिचिंग पेन हो रहा है और मेरे हाथ में भी स्टिचिंग पेन हो रहा है, अगर ये 2 सिम्टम्स मेरे को 2 पर्टिकुलर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ जनरल सिम्टम ऑफ द डिजीज़ ऑफ द पेशेंट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको स्टिचिंग पेन को ही ले लूँगी एज अ जनरल सिम्टम. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, वन स्ट्रॉन्ग जनरल कैन ओवर रूल ऑल द वीकर पर्टिकुलर सिम्टम. तो वन अगर मेरे को स्ट्रॉन्ग जनरल सिम्टम मिल गया, उसका मेंटल मिल गया या फिजिकल जनरल मिल गया, तो दैट विल रूल आउट द ऑल पर्टिकुलर सिम्टम. जनरल इज कंसिडर्ड सुपीरियर. A considerable number of particulars cannot be neglected in the case where the general are weaker. और अगर जनरल अच्छे से नहीं मिल रहा तो पर्टिकुलर सिम्टम्स जो हैं उसको हमें कंसिडर करना है. सिम्टम्स रिलेट टू वाइटल ऑर्गन्स आर इंपॉर्टेंट एंड द सिम्टम्स ऑफ लेस इंपॉर्टेंट. तो जो कि वाइटल ऑर्गन सिम्टम्स ऑफ द हार्ट, CNS, ये सारे सिम्टम्स को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है इन कंपैरिजन विद सिम्टम ऑफ जॉइंट, मसल एंड स्किन. ठीक है, इनके सिम्टम्स को थोड़ा कम वो देना है, पहले मेन ऑर्गन्स वाले सिम्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. इन ऑर्डर टू सेलेक्ट अ सिमिलम द केस मस्ट ऑलवेज बी स्टडीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर्स. तो हमें कभी भी केस टेकिंग अगर करनी है तो ऑलवेज वी शुड स्टार्ट फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर सिम्टम्स. ठीक है, इस तरीके से हमें केस लेना है, देन वी विल अराइव सिमिलम की तरफ. ठीक, अब यहाँ पे दिया है ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स. तो ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू Kent, while prescribing the remedy, a physician may suspect the reliability of the symptom that is mentioned in Materia Medica. जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं सिमिलम को, a physician may suspect the reliability of symptoms that is mentioned in Materia Medica. Hence, to assure the physician and to make his prescription more confident, Kent ने classify किया है and graded the symptoms present in Materia Medica into 3 grades. तो जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को अपनी मटीरिया मेडिका बुक को देख के, तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता. ठीक है, तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए डॉक्टर कैंट हैज़ क्लासिफाइड एंड ग्रेडेड द सिम्टम्स प्रेजेंट इन मटीरिया मेडिका इनटू 3 ग्रेड्स. कि ऐसे सिम्टम मिले तो एकदम समझ ही जाना कि यही सिमिलम मेडिसिन है, सही कर रहे हो, है ना. द क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ ईच जनरल, कॉमन एंड पर्टिकुलर हैज़ बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिलायबिलिटी इन सिलेक्शन ऑफ रेमेडी. द कॉमन क्राइटेरिया क्या है अडॉप्टेड फॉर ग्रेडिंग इज वेदर प्रूव्ड एंड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, रीप्रूव्ड और कंफर्म, क्लिनिकली वेरीफाइड है कि नहीं है. ये सारे सिम्टम्स जो लिखे हुए हैं तो इसके बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई किया है. टू मेक द इवैल्यूएशन मोर एक्यूरेट, the physician in this process can rank each variety of symptoms into 3 grade, first grade, second और third grade. First grade में उन्होंने क्या है, the first grade symptoms fulfill the above mentioned 3 criteria, that is before including these symptoms into Materia Medica. तो फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स ऐसे ग्रेड के सिम्टम्स होते हैं कि एकदम वो फुल्ली प्रूव्ड होते हैं. दीज सिम्टम्स हैव अपीयर्ड इन ऑल द प्रूवर्स ड्यूरिंग रीप्रूविंग, ऑल्सो दे हैव रीअपीयर्ड एंड द सिम्टम्स हैव बीन क्लिनिकली वेरीफाइड ऑल्सो बाय द सिक. तो ये फर्स्ट ग्रेड के सिम्टम्स होंगे, है ना. ऐसे सिम्टम्स जो कि सारे प्रूवर्स में देखने को मिल रहे हैं ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग एंड ड्यूरिंग रीप्रूविंग ऑल्सो दे हैव अपीयर्ड, और ये क्लिनिकली वेरीफाइड भी हो चुके हैं ऑन द सिक. ऐसे सिम्टम्स को हम फर्स्ट ग्रेड दे देंगे. सेकेंड ग्रेड कब देंगे, दीज सिम्टम्स हैव अपीयर्ड ओनली इन फ्यू प्रूवर्स, दे आर कन्फर्म्ड बाय रीप्रूविंग एंड ओकेशनली दे आर वेरीफाइड बाय क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिक. थर्ड, ये सेकेंड ग्रेड हो गया. तो सेकेंड ग्रेड में क्या है कि फ्यू प्रूवर्स में ही ये देखने को मिले हैं ये सिम्टम्स एंड दे आर कन्फर्म्ड बाय रीप्रूविंग के टाइम पे भी ये कन्फर्म हो चुके हैं, और कुछ प्रूवर्स में, कुछ सिक्स में दे आर क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड ऑल्सो एंड वेरीफाइड ऑल्सो. ओके, ये सेकेंड हो गया. थर्ड ग्रेड में क्या है, थर्ड ग्रेड सिम्टम्स डू नॉट फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया. ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 प्रूवर्स में देखने को मिलते हैं थर्ड ग्रेड सिम्टम्स. दे आर नॉट कन्फर्म्ड बाय रीप्रूविंग, हैव बीन क्लिनिकली वेरीफाइड एज ऑफ हैविंग द पावर टू क्योर द सिक. ये सिर्फ क्लिनिकली वेरीफाइड हैं कि हाँ, मतलब ये ठीक कर सकते हैं सिक को. ठीक है, तो J.T. Kent ने अपनी रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका कंटेन दीज 3 ग्रेड्स ऑफ सिम्टम्स एंड रूब्रिक फ्रॉम. तो अपने होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की रेपर्टरी जो कैंट ने बनाई है उसके अंदर उनने
3 ग्रेड ऑफ सिम्टम्स, ये 3 ग्रेड ऑफ सिम्टम्स लिखे हुए हैं इन अ रूब्रिक फॉर्म। फर्स्ट ग्रेड के सिम्टम्स में उनने एकदम बोल्ड लेटर में लिखा है कि हाँ बहुत सही बहुत सही। सेकेंड ग्रेड के सिम्टम्स जो हैं उनने इटैलिक में लिखे हैं क्योंकि वो फ्यू प्रूवर्स में देखने को मिले हैं, इटैलिक्स में लिखे हैं वो वाले सिम्टम्स। और थर्ड ग्रेड के सिम्टम्स जो हैं वो कॉमन नॉर्मल वाले फॉन्ट में लिखा है क्योंकि हाँ दे आर केपेबल टू क्योर दी सिक पेशेंट, ठीक है। 1 और 2 प्रूवर्स में ये देखने को मिला है। नाउ ये हो गया कि किस तरीके से उनने इसको मेंशन किया अपनी रेपर्टरी में। दे हैव बीन ग्रेडेड बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ प्रूव्ड, रीप्रूव्ड एंड क्लिनिकली वेरीफाइड। इस क्राइटेरिया पे उनने ग्रेड किया है। दो सिम्टम्स प्रिंटेड इन बोल्ड दे आर मोस्ट रिलायबल वन। जो सिम्टम्स बोल्ड में अगर तुम्हें मिल रहे हैं मोस्ट रिलायबल सिम्टम्स हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रूव्ड, रीप्रूव्ड एंड दे आर क्लिनिकली वेरीफाइड, ठीक है, बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग देम ऑन सिक पेशेंट। दो सिम्टम्स मेंशन इन इटैलिक्स दे आर रिलायबल बट नॉट एट अप टू द लेवल ऑफ द बोल्ड, ठीक है। एंड फाइनली कॉमन टाइप में दे आर नॉट रिलायबल, ठीक है, दे आर नॉट रिलायबल कॉमन वाले, बस बट वी कैन ट्राई एंड गिव इट अ शॉट, ठीक। तो ये थर्ड ग्रेड सिम्टम हो गए। तो ये हमारा इस वीडियो में हमने इतना पढ़ लिया कि डॉक्टर हेनीमन के इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स में क्या है, कॉमन, और डॉक्टर हेनीमन ने दिया है जनरल सिम्टम और अनकॉमन सिम्टम। याद रखना, जनरल सिम्टम और अनकॉमन सिम्टम, ठीक है, डॉक्टर हेनीमन ने दिया है। एफोरिज्म नंबर 153 और फुटनोट 148 में मेंशन्ड है। फिर केंट ने अपना दिया है जनरल सिम्टम, इधर भी स्टार्ट जनरल से ही करना है, जनरल फिर कॉमन और फिर पर्टिकुलर सिम्टम्स, ठीक है। अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं फटाफट। केंट के इवैल्यूएशन में जनरल सिम्टम्स में क्या आता है, मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल। मेंटल में क्या होता है, 3 विल, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्ट, ठीक है। फिजिकल जनरल में फिजिकल डिजायर, एवर्शन, रिएक्शन टू स्टिमुलाई एज अ होल, सिम्टम्स ऑफ साइड्स ऑफ द बॉडी, सिम्टम्स ऑफ स्पेशल सेंसेस, जनरल सब्जेक्टिव सेंसेशन, जनरल पैथोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। पर्टिकुलर सिम्टम्स में हाई ग्रेड सिम्टम्स, सेकेंड ग्रेड सिम्टम्स और थर्ड ग्रेड सिम्टम्स, ठीक। तो ये हो गया हमारा केंट का इवैल्यूएशन और डॉक्टर हेनीमन का इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बोनिक हुसैन के इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स के बारे में। फिर चैप्टर ख़त्म है, छोटा सा गार्ड्स के बारे में भी है, फिर चैप्टर ख़त्म है।